हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ इट चैनल। आज हम एक अहम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है यूपी जुडिशरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दैट मींस 2022 में जो नोटिफिकेशन आई थी और 2023 के जनवरी में हमारा प्री हुआ था। अगर मैं क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं तो हमारे पास दो पेपर होते हैं यूपी जुडिशरी के प्री में। एक होता है जीके का पेपर जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। एंड सेकंड पेपर होता है लॉ पेपर जिसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 150 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स हमारे पास 300 होते हैं। ठीक है, और आज मैं आपके साथ पेपर 2 डिस्कस करने वाली हूँ। दैट मीन्स मैं लॉ का पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। और मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, इसीलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूं 150 क्वेश्चंस की तो 150 क्वेश्चंस में अराउंड ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और कई सारे ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जिनके ऑप्शंस थोड़े चेंज करके या सिमिलर ऑप्शंस डाल के थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया गया था। अगर मैं एक बात कहूं कि ओवरऑल हमारे पास 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो ये बात गलत नहीं होगी, बिकॉज 50 क्वेश्चंस बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करके जा रहे हैं, अगर आपने सोच लिया कि आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएंगे, तो इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ कि अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस, 150 में से 45 to 50 क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो ये कितना बड़ा वेटेज है। अगर हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे हाथ में 100 मार्क्स आ गए। 300 नंबर में से 100 नंबर तो हम सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करके पा सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंस बताने में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इस तरफ हमने हिंदी में क्वेश्चंस लिखे हैं और इस तरफ इंग्लिश में। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिंदी में भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही पढ़ने वाली हूँ, मैं ऑप्शंस इंग्लिश में ही दूंगी। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप साथ ही साथ हिंदी के क्वेश्चंस भी देखते चलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट ईयर सबसे पहले हमें टीपीए के क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो मैं टीपीए के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाली हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज लेड डाउन इन केस ऑफ राजेश कांत रॉय वर्सेस शांति देवी। जो केस लॉ के क्वेश्चंस होते हैं, या तो आपको आ रहे होते हैं या तो आपको नहीं आ रहे होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको तुक्के नहीं मारने हैं, बिकॉज हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है यूपी जुडिशरी के क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपको पता है तो ही इसका आंसर आप करिएगा। ठीक है, मैं बता दूं राजेश कांत रॉय वर्सेस शांति देवी के केस में क्या प्रिंसिपल हेल्ड किया गया था। तो वी हैव ऑप्शंस। ऑप्शन 1 दैट इज पार्ट परफॉर्मेंस का प्रिंसिपल, ऑप्शन बी लिस्ट पेंडेंस का प्रिंसिपल, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, और इज इट डी प्रिंसिपल ऑफ कंटिंजेंट इंटरेस्ट। And the correct answer to this question will be option number C, that is principle of vested interest के बारे में बताया गया था इन राजेश कांत रॉय वर्सेस शांति देवी के केस में। ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो सेक्शन 19 ऑफ टीपीए टॉक्स अबाउट द वेस्टेड इंटरेस्ट, और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में हम सेक्शन 21 में देखते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदिन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ टीपीए द ट्रांसफरी, option A is not entitled to the value of improvements, option B is entitled to the value of improvements, option C has conditional entitlement to the value of improvements, or is it option D that is none of the above। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 51 ऑफ टीपीए, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू द वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट्स। अगर आपने सेक्शन 51 अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सेंटेंस डायरेक्ट में मिल जाने वाला है, दैट इज द ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड टू द इंप्रूवमेंट्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ओनर इज डिसेंटेड अंडर सेक्शन 35 की हम बात कर रहे हैं। 35 टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ओके, तो अंडर सेक्शन 35 ऑफ टीपीए
Under which circumstances compensation should be given to the disappointed transferee? Disappointed transferee को कब कब या किन circumstances में compensation मिल सकता है? We have 4 statements here. पहला स्टेटमेंट है जब ट्रांसफर उनका ग्रेटिटुअस था. ग्रेटिटुअस मतलब बिना किसी पैसे के, बिना किसी कंसिडरेशन के हम ट्रांसफर कर रहे थे. एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर इलेक्शन डाइड. और ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है इलेक्शन से पहले, या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है टू मेक अ फ्रेश ट्रांसफर. Statement 2 is where the transfer is gratuitous and the transferor is before election alive. Statement 3 when the transfer is for consideration and the transferor has before election died. Consideration के साथ ट्रांसफर किया गया है और जो ट्रांसफरर है he died before the election. और फोर्थ स्टेटमेंट है that the transfer is for consideration and the transferor is before election alive. ये 4 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं. तो मैं बात करूं कि अगर ट्रांसफर की यहाँ बात हो रही है, कौन से सर्कमस्टांसेस में हमें कंपेंसेशन देना पड़ेगा ट्रांसफरी को, तो पहला स्टेटमेंट है कि जो ग्रेटिटुअस ट्रांसफर हुआ है और इलेक्शन के पहले अगर ट्रांसफरर की डेथ हो जा रही है या वो इनकेपेबल हो जा रहा है, तो यहां पर उसे कंपेंसेशन मिलेगा. ठीक है, लेकिन अगर बिफोर इलेक्शन वो अलाइव है, दैट मीन्स ट्रांसफरर इज अलाइव ग्रेटिटुअस ट्रांसफर के मामले में, तो उसे कंपेंसेशन नहीं मिलता है. दैट मीन्स ऑप्शन 2 हमारे पास गलत हो गया, स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया. तो अब जहां जहां भी स्टेटमेंट 2 है, दैट मीन्स ऑप्शन ए में स्टेटमेंट 2 है, ये गलत हो गया. ऑप्शन सी में स्टेटमेंट 2 है एंड ऑप्शन बी में भी स्टेटमेंट 2 है, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो गए. ठीक है, लेकिन मैं बात कर लूं, अगर मैं डायरेक्टली आंसर बताऊं, हमारे पास तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन पता चल गया कि स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ये तीनों सही ऑप्शंस हैं. ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट खोलेंगे सेक्शन 35 पढ़ेंगे तो डायरेक्टली उसमें ये लाइन लिखी हुई है कि वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेटिटुअस एंड द ट्रांसफरर हैज बिफोर द इलेक्शन डाइड या otherwise become incapable of making a fresh transfer, then compensation should be given to the disappointed transferee. Okay, now the next question is, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है. ये हमारा लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के सेक्शंस के साथ हमें मैच करना है. सबसे पहली बात है डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन हमें मिलता है सेक्शन नंबर 92 में, दैट मीन्स ए का 4 हो गया. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन की हम बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन हमें सेक्शन 61 ऑफ टीपीए में मिलता है. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन की हम बात करें तो ये सेक्शन 17 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन मिलता है. एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस की अगर बात करें तो सेक्शन 52 टॉक्स अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस. टीपीए में डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको डॉक्ट्रिन्स वाले टॉपिक या कौन से सेक्शन में कौन सी डॉक्ट्रिन दी हुई है ये आपको याद रखना पड़ेगा. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीगल टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं. रेस नलियस. रेस नलियस का क्या मतलब होता है या ये क्यों यूज किया जाता है? वी हैव ऑप्शंस, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन को हम रेस नलियस बोलते हैं, ओनरलेस प्रॉपर्टी को हम रेस नलियस कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पोरेशन को रेस नलियस कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 5 and the correct answer to this question will be option number B, that is ownerless property. Okay, res nullius is used for the ownerless property. The next question is which one of the following is not the essential element of sale? Sale का essential element नहीं है. Okay, नहीं है बोला जा रहा है. ठीक है, सेल के बारे में हम सेक्शन 54 में देखते हैं, राइट, सेक्शन 54 ऑफ टीपीए. क्या हमें सेलर और बायर की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल जरूरत पड़ती है. क्या हम बिना कंसिडरेशन हम सेल कर सकते हैं? नो, ये तो हम नहीं कर सकते हैं. तो हमारे पास यही मिल गया, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यस हमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो करना पड़ेगा. अगर हम कोई भी चीजें बेच रहे हैं, अगर हम एक पेन बेच रहे हैं आपको, तो पेन की ओनरशिप अभी तक मेरे पास थी, लेकिन जिस दिन मैंने वो पेन बेच दिया, जिस पर्सन को मैंने वो बेचा है, तो ओनरशिप उस पर्सन की हो गई. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी जरूरी होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है. सबसे पहली बात कही गई है सेल. सेल अभी अभी हमने देखा, सेल हमें मिलता है सेक्शन 54 में.
राइट। मार्शलिंग की अगर हम बात करें, मार्शलिंग हमें मिलता है सेक्शन 81 में। दैट मीन्स 3 4 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। यहीं से हमें मिल गया, ए का 3 है, बी का 4, तो ए का 3 और बी का 4 तो यहीं पर है। अगर आपको सिर्फ सेल भी पता था तो भी आप सही आंसर दे सकते थे। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो गिफ्ट हमें मिलता है सेक्शन 122 में, एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में भी मैंने बताया था अभी अभी कि सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट द कंटिंजेंट इंटरेस्ट। ठीक है, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप एक आंसर भी जान रहे हैं, सिर्फ सेल भी अगर आप जान रहे हैं, तो आप ऑप्शन के सही आंसर बता सकते थे। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेक्शन 12 of the Transfer of Property Act is not applicable? सेक्शन नंबर 12 ऑफ टीपीए हम किन पर अप्लाई नहीं करते हैं? इज इट ऑप्शन ए वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ लीज? क्या लीज के थ्रू जब हम ट्रांसफर करते हैं तब हम अप्लाई नहीं करते हैं? वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ एक्सचेंज? वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ गिफ्ट? और इज इट ऑप्शन डी दैट इज वेयर द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल? तो अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो साफ साफ लीज के बारे में हमें पता चलता है कि लीज के मामलों में सेक्शन 12 अप्लाई नहीं होता है। दैट मीन्स 8 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। The next question is, which of the following instruments have been excluded by the application of section 137 of TPA? 137 में we are talking about the actionable claim. Okay, ये last chapter का last section है। ठीक है, कौन से प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है कि किसे एक्सक्लूड कर दिया गया है? क्या स्टॉक्स, शेयर्स या डिबेंचर्स को, इनमें से किसे किया गया है? तो मैं बता दूं, इन तीनों चीजों को एक्सक्लूड कर दिया गया है बाय एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 137। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Stocks, shares and debentures have been excluded by the application of section 137 of TPA. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन सीधा सीधी रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेट्स टू ओरल ट्रांसफर? अब हम बात कर रहे हैं ओरल ट्रांसफर के बारे में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वी हैव ऑप्शन सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और इज इट सेक्शन 9? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द ओरल ट्रांसफर। सेक्शन 5 में तो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 8 में हम ऑपरेशन देखते हैं कि अगर हम एक घर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो घर के साथ क्या क्या चीजें, मतलब उसके डोर्स, विंडोज, ये सारी चीजें ट्रांसफर होगी। ठीक है, सेक्शन 9 में हम ओरल ट्रांसफर देखते हैं, एंड सेक्शन 7 में वी सी की कौन से ऐसे पर्सन है जो कि कंपिटेंट है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल और मूवेबल बोथ की बात होती है। ओके, सी ये वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 11 है, ये भी डिट्टो रिपीट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे होल्डिंग ओवर वर्ड चेंज कर दिया गया है। पहले हम परचेजर वर्ड देखते थे, अब इसे चेंज कर दिया गया। अदरवाइज बाकी सारे ऑप्शंस, लिस्ट 1, लिस्ट 2, सारे क्वेश्चन, सारा ऑप्शन डिट्टो दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज, अगर हम होल्डिंग ओवर की बात करें तो होल्डिंग ओवर हम लीज का करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डोनी किस में हो सकता है? तो एक गिफ्ट में यूनिवर्सल डोनी होता है। अगर हम रिडेम्पशन की बात करें तो हमें मॉर्गेज का रिडेम्पशन करना पड़ता है। परचेज की बात करें तो हमें क्या परचेज करना है? हम सेल के थ्रू, सेल करेगा कोई तब तो हम परचेज करेंगे। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको होल्डिंग ओवर पता था कि होल्डिंग ओवर तो हम लीज का करते हैं, तो उसी से आपको पता चल जाता है, ये ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर भी आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, कंडीशनल ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, कंडीशनल ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी लोगों को याद रहता है। इसका हो जाएगा सेक्शन 25, मतलब बी का 4 जहां जहां है वो सही हो जाने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर सी कट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अगर हम पार्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पार्ट परफॉर्मेंस हम करते हैं सेक्शन नंबर 53A में। 53A ऑफ टीपीए टॉक्स अबाउट द पार्ट परफॉर्मेंस।
ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की बात करें, हम अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं किसी भी रिसीवर का, तो वी डू दिस बाय सेक्शन नंबर 69A, ओके। एंड और कौन सा बचा, डी ऑप्शन बचा, ओके। डी ऑप्शन क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय मॉर्गेजर, इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 65 ऑफ टीपीए। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहले हम नॉट को अंडरलाइन कर लेते हैं बिकॉज नॉट पर ध्यान देना जरूरी है। व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है, हम सेक्शन 6 में देखते हैं व्हाट मे बी ट्रांसफर। ओरल ट्रांसफर अभी अभी हमने देखा सेक्शन 9 में ओरल ट्रांसफर होता है, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वेस्टेड इंटरेस्ट हम सेक्शन 19 में देखते हैं। दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड जॉइंट ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन हम सेक्शन 45 ऑफ टीपीए में देखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहां पर भी आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है। इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, सी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अभी अभी मैंने बताया है, तो आपको इलेक्शन का आपको पता है सेक्शन 35 हो गया, ठीक है। कंडीशनल ट्रांसफर भी मैंने अभी बताया सेक्शन 25 ऑफ टीपीए, ठीक है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हम देखते हैं सेक्शन 53 ऑफ टीपीए एंड रूल अगेंस्ट परपेचुइटी हमें मिलता है सेक्शन नंबर 14 में। दैट मीन्स ए का हो जाएगा 4, ए का 4 किसमें है, दो ऑप्शन हमारे पास ए का 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी कट गया, बी का 2 होगा दोनों में, सी में क्या है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी सेक्शन 14, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑलराइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर इन परपेचुइटी इज अलाउड फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ओके ये बात तो सही है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर ऑफ परपेचुइटी हम कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 18 में यह बात कही गई है। एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज अबव द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल, ये भी बात सही है। एंड जो रीजन है ये तो सही दे रहा है, असर्शन को जो रीजन है वो जस्टिफाई कर रहा है कि हम पब्लिक के बेनिफिट के लिए हम क्यों ट्रांसफर इन परपेचुइटी को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वेलफेयर ऑफ पब्लिक को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब हमारे पास देखिए 15 क्वेश्चंस आपके आए थे टीपीए से, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया हमारा एविडेंस एक्ट यहां से शुरू, ठीक है। Which one of the following section of the Evidence Act is related with presumption as to electronic agreements? हम presumptions की बात कर रहे हैं, presumption of electronic evidence. We have options section 81A, section 85C, section 88A, or is it section 85A? Presumption as to electronic agreements. एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेक्शन 85A। थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि ये जो अमेंडमेंट वाले सेक्शन है 81A 88A ऑल दीज आर बिट कंफ्यूजिंग, तो आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा आपको। प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स हमें मिलता है सेक्शन 85A में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी एक्ट। किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हमें कितने विटनेसेस की जरूरत है, क्या हमें एटलीस्ट 1 विटनेस चाहिए, एटलीस्ट 2 विटनेस चाहिए, एटलीस्ट 5 विटनेस चाहिए, या स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो अगर आपने सेक्शन 134 ऑफ द एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो नंबर ऑफ एविडेंस इज रिक्वायर्ड। हम क्वालिटी ऑफ विटनेस देखते हैं ना कि क्वांटिटी, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर एक विटनेस भी हमारे पास है या हमारे पास 100 विटनेस है, कितने भी विटनेस अगर हमारे पास हैं, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ विटनेस या क्वालिटी ऑफ फैक्ट को प्रूफ नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी किसी काम के नहीं है, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ विटनेसेस हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड एनीवेयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां भी हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हम देखते हैं सेक्शन 22A में, ठीक है।
सेक्शन 22A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपको ओपिनियन से रिलेटेड जरा भी आइडिया है कि सेक्शन 45 से तो हम ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन की शुरुआत हो जाती है, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा, दैट मीन्स 47A। ठीक है, इसके बाद हम डिजिटल सिग्नेचर्स की अगर बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर हम लेते हैं 67A में, एंड प्रिजम्पशन की अगर बात करें तो प्रिजम्पशन हम लेते हैं 88A में। ठीक है, प्रिजम्पशंस वाला टॉपिक ही हमारा सेक्शन 79 से शुरू होता है, तो आप प्रिजम्पशन ये भी गेस कर सकते थे कि 79 से शुरू हो रहा है, तो 79 के बाद 88A ही है यहाँ पर। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर भी आज आपको मैच द कॉलम करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट, अभी अभी हमने बताया एक्सपर्ट ओपिनियन की ये बात करता है, दैट मीन्स ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बगल में मैं लिख दे रही हूँ, ए का 4 हो गया। ठीक है, सेक्शन 85 ऑफ द एविडेंस एक्ट, 85 का क्या होगा, इनमें से क्या ऑप्शन होगा सेक्शन 85 ऑफ द एविडेंस एक्ट के लिए? तो इसका हो जाएगा प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, दैट मीन्स 3, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी 85 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम 45A की बात कर रहे हैं। 45A टॉक्स अबाउट दी ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अभी अभी हमने ओपिनियंस के बारे में देखा कि 45 से शुरू होता है, तो इसका हो गया 1। एंड फाइनली हमारे पास सेक्शन 23 बचा है, तो सेक्शन 23 का क्या हो जाएगा, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट, दैट मीन्स यहाँ 2 हो जाएगा, तो 4312 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट पूछा गया। ओके, मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट, ये तो सही है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स सेक्शन 127 ऑफ द एविडेंस एक्ट। आगे देखते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन सेक्शन 124 ऑफ द एविडेंस एक्ट, ये भी सही है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हम 126 में देखते हैं, ये भी सही बात है। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के जस्ट बाद 127 में हम क्या देखते थे, दैट वाज रिलेटेड टू प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, जैसे जो इंटर्न्स हो गए थे, क्लर्क्स हो गए थे, ये सारे लोग आ रहे थे 127 में, राइट। तो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर हमारा 127 में तो नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, और इसी के साथ आज 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से हम डेली 20 क्वेश्चंस करके 150 क्वेश्चंस हमारे लॉ के पेपर में आते हैं, तो डेली अगर हम 20 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं तो भी हमें मुश्किल से 7 दिन लगने वाले हैं, 7 दिन में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से मैं आपके लिए फिर जीके के क्वेश्चंस लाऊंगी और बाकी ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर, जिसमें दैट मीन्स 2022 से पहले हमने 18 में देखा था कि 18 में जुडिशरी का पेपर हुआ था, फिर 18 के पहले हमने देखा था 16 में हुआ था, तो मैं सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तब तक आप जितने PYQs हो सकते हैं सारे चीजें कंप्लीट कर लीजिए, कि बस नोटिफिकेशन आए, हमें 1-2 बार रिवाइज करना रहे और जाके एग्जाम देना रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।